जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लो समझ लो में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो भी छात्र बीए प्रथम वर्ष में है और उनका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है, उसी हिंदी साहित्य को हम लोग पढ़ने वाले हैं। हिंदी साहित्य का ये दूसरा पेपर पढ़ने वाले हैं, द्वितीय प्रश्न पत्र, जो आपका ऑप्शनल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, तो इसके विषय में हम जान लेते हैं। ये पेपर आपका 2 घंटे का पेपर होता है। टोटल नंबर 50 यानी मैक्सिमम मार्क जो होता है 50 अंक का होता है। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आधे अंक का होता है। ओके, आज ये मेरा पहला दिन है। इसी तरह पहला दिन दूसरा दिन करके हम इस कोर्स को ख़त्म करेंगे, पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे। तो जो भी छात्र हमारे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं यानी पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बीए फर्स्ट ईयर वाले। अगर आप इस सीरीज़ के सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में 100% स्क्वायर कर पाएंगे, ये मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ। ओके, तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि जो भी छात्र हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए व्यूवर्स हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन उनको मिलता रहेगा और वो तैयारी को नई दिशा दे पाएंगे। ओके दोस्तों, ये सभी प्रश्न इस वीडियो में आपके हिंदी साहित्य के प्रथम अध्याय के ध्रुव स्वामी से लिया गया है। ओके, द्वितीय प्रश्न पत्र जो है उसका प्रथम अध्याय है ध्रुव स्वामी, जिसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। ये एक नाटक है, उसी से ये इस वीडियो में सभी प्रश्न लिए गए हैं। अगर आपको ध्रुव स्वामी नाटक के विषय में जानकारी होगी, आपने पढ़ा होगा, तो ये सभी प्रश्न आसानी से कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 1, आचार्य मिहिरदेव ने अपनी पुत्री के रूप में किसका पालन पोषण किया था? कोमा, ध्रुव स्वामी, दासी, खड़गधारणी। तो 4 ऑप्शन हैं, बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा कोमा, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आचार्य मिहिरदेव ने अपनी पुत्री के रूप में किसका पालन पोषण किया था? कोमा। कोमा आचार्य मिहिरदेव की पुत्री थी। मिहिरदेव का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो इन्हें वाराह मिहिर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, वाराह मिहिर के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी पुत्री का विवाह, कोमा का विवाह सकराज से के साथ हुआ था। सकराज जो कि समुद्रगुप्त का पड़ोसी था। ओके, ये कहानी हम आपको बताएंगे। अगर आप कहेंगे तो एक वीडियो हम बनाएंगे और उस वीडियो में आपको ध्रुव स्वामी के नाटक के विषय में बहुत अच्छी जानकारी देंगे। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 2, देवी जीवन की संपत्ति है, प्रमाद से या दुख की कठिनाइयों से इसे नष्ट करना कठिन नहीं। ध्रुव स्वामी नाटक में ये पंक्तियाँ किसने कही हैं? रामगुप्त, सकराज, चंद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों बता दूं कि चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम था ध्रुव स्वामी। ओके, बाद में रामगुप्त जब शासन करने लगता है, राजा बन जाता है, तो चंद्रगुप्त की पत्नी को अपनी पत्नी बना लेता है, जबकि ये दोनों भाई हैं। ओके, ये अच्छा शासक नहीं था, तो इसलिए ध्रुव स्वामी अपने आप को मिटाना चाहती थी, आत्महत्या करना चाहती थी। तब चंद्रगुप्त ने इन पॉइंटों को, इन लाइनों को कहा है। ओके, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 3, यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ छूट भर पी लूं जो रस तू है लाया। ध्रुव स्वामी में यह गीत किसने गाया है? 4 ऑप्शन है, ध्रुव स्वामी, कोमा, मंदाकिनी, प्रतिहारी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कोमा, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ छूट भर पी लूं जो रस तू है लाया। ध्रुव स्वामी में ये गीत कोमा ने गाया है। कोमा किसकी पुत्री हैं? ये भी याद रखना है, मिहिरदेव की पुत्री हैं और सकराज की पत्नी। ओके, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 4, नाटक में श्रेष्ठ संवाद योजना के लक्षण होते हैं।
तो बताना है। 4 ऑप्शन है संक्षिप्तता, चरित्र चित्रण में सहायक, घटना एवं कथा विकास में सहयोगी, ये सभी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी। तो किसी भी नाटक में योजना संवाद होता है, संक्षिप्तता, चरित्र चित्रण में सहायक, घटना एवं कथा विकास में सहयोगी, ये सभी चीज़ें होती हैं। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5, इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? स्कंदगुप्त, महाराणा प्रताप, जन्मेजय का नाग यज्ञ, अजात शत्रु। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा महाराणा प्रताप। बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। महाराणा प्रताप जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, नाटक नहीं है। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो भी छात्र अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको पता ही है हम कितनी मेहनत से वीडियो आपके लिए लेके आते हैं, और इस चैनल पर सभी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट मिलेंगी, फर्जी चीज़ें कुछ भी नहीं मिलेंगी। आपके एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है आपके सिलेबस के अनुसार क्या है उन्हीं चीज़ों को पढ़ाया जाता है। बहुत सारे छात्र इस चैनल से जुड़ चुके हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं। तो जो छात्र अभी नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके। प्रश्न संख्या 6, यौवन तेरी चंचल छाया, यह गीत कौन गाता है? बताना है। यौवन तेरी चंचल छाया, यह गीत कौन गाता है? मंदाकिनी, ध्रुवस्वामिनी, कोमा, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, कोमा। यह गीत कौन गाता है? कोमा। कोमा मिहिर देव की पुत्री थी और सकराज की पत्नी थी। ये गीत इन्होंने तब गाया जब सकराज रामगुप्त को हरा करके और उसके बदले में ध्रुवस्वामिनी को मांगता है। जब ध्रुवस्वामिनी को मांगता है तो कोमा उससे नाराज होकर एक वन में चली जाती है। तो उस समय ये गीत गाया गया है। ओके, किसके द्वारा गाया गया है? कोमा के द्वारा। ओके, सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 7, ध्रुवस्वामिनी नाटक में किलियू, लंपट, कायर एवं विलासी प्रकृति का पात्र कौन है? सभी को पता होगा, बिल्कुल इजी है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, चंद्रगुप्त, सकराज, रामगुप्त, शिखर स्वामी। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रामगुप्त। ओके, रामगुप्त किलियू, लंपट, कायर और विलासी प्रकृति का पात्र है, जो कि शिखर स्वामी के कहने पर इसको राजा बना दिया गया था। किलियू का अर्थ होता है निरर्थक राजा था, अयोग्य, नपुंसक। ओके, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, नाटक के आरंभ में ध्रुवस्वामिनी को शिविर में किस रूप में दिखाया गया? 4 ऑप्शन है, शिविर में बंदिनी की तरह, स्वर्ण पिंजरे में कैद पक्षी की तरह, कुबड़े, बौने, हिजड़े आदि से घिरी, इन सभी रूपों में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपको बी, स्वर्ण पिंजरे में कैद पक्षी की तरह। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये पहला यानी आरंभ में। ओके, तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, ध्रुवस्वामिनी नाटक का अंत किस प्रकार का है? बताना है। ध्रुवस्वामिनी नाटक का अंत किस प्रकार का है? सुखांत, दुखांत, प्रसादांत, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रसादांत। ओके, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्रुवस्वामिनी नाटक का अंत किस प्रकार का है? प्रसादांत। सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, कौन सा नाटककार यह मानता है कि नाटक की रचना रंगमंच के अनुसार नहीं करना चाहिए, अपितु रंगमंच को नाटक के अनुसार बनाना चाहिए? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, मोहन राकेश, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ओके, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, किस विद्वान ने नाटक को पंचम वेद कहा है? आचार्य भरतमुनि,
आचार्य जैन मुनि, आचार्य चाणक्य, आचार्य मम्मट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, आचार्य भरत मुनि। ओके, किस विद्वान ने इस नाटक यानी ध्रुव स्वामिनी नाटक को पंचम वेद कहा है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, आचार्य भरत मुनि। ओके, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 12, हिंदी नाट्य साहित्य का उद्भव कब हुआ? 20वीं सदी में, सती या सदी? कहीं कहीं आपको सती भी देखने को मिलता है, कहीं कहीं सदी भी देखने को मिलता है। ओके, दोनों राइट ऑप्शन है। तो 20वीं सदी में, 18वीं सदी में, 19वीं सदी में, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 19वीं सदी में। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी नाट्य साहित्य का उद्भव कब हुआ? 19वीं सदी में। ओके, याद रखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 13, नाट्य शास्त्र के रचनाकार का नाम क्या है? वाराहमिहिर, पाणिनि, भरतमुनि, भट्टनायक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, भरतमुनि। ओके, नाट्य शास्त्र के रचनाकार का क्या नाम है? तो नाम है उनका भरतमुनि। ओके, सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, बाबू गोपाल चंद्र द्वारा रचित नाटक नहुस, जो कि 1841 में लिखी गई है, को किसने हिंदी का प्रथम नाटक माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिवनंदन सहाय, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाबू गोपाल चंद्र द्वारा रचित नाटक नहुस को किसने हिंदी का प्रथम नाटक माना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखेंगे, डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, नाटक में पताका और प्रकृति किस कथा के भेद हैं? 4 ऑप्शन हैं, आधिकारिक कथा, प्रासंगिक कथा, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रासंगिक कथा। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाटक में पताका और प्रकृति किस कथा के भेद हैं? तो प्रासंगिक कथा। बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 16, नाट्य संधियाँ किस नाट्य तत्वों के योग को कहते हैं? बताना है। नाट्य संधियाँ किस नाट्य तत्वों को योग को कहते हैं? 4 ऑप्शन हैं, अर्थ प्राकृतियाँ प्लस कार्य अवस्थाएँ, दूसरा आधिकारिक कथा या प्रासंगिक कथा, सी अभिनेता या कथानक, डी इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, अर्थ प्राकृतियाँ प्लस कार्य अवस्थाएँ। ओके, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 17, नाटक में चरित्र चित्रण हेतु किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, कथोपकथन द्वारा, क्रियाकलापों द्वारा, स्वागत भाषण द्वारा, ये सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, कथोपकथन द्वारा। ओके, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाटक में चरित्र चित्रण हेतु किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? कथोपकथन द्वारा। ओके, ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, संकलन त्रय के अंतर्गत किन तत्वों की एकता दिखाई जाती है? कार्य की एकता, स्थान की एकता, समय की एकता, ये सभी। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। संकलन त्रय के अंतर्गत किन तत्वों की एकता दिखाई जाती है? कार्य की एकता, स्थान की एकता, समय की एकता, ये तीनों दिखाई जाती हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 19, मैं हूं तुम्हारा काल, मैं हूं
तुम्हारा काल सकराज से कौन कहता है? रामगुप्त, खिंगल, मिहिरदेव, चंद्रगुप्त। राइट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त। ओके, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये कहानी इस प्रकार से है कि जब सकराज चंद्रगुप्त रामगुप्त को जीत लेता है तो ध्रुव स्वामिनी को मांगता है। ध्रुव स्वामिनी को भेजने के साथ साथ चंद्रगुप्त उनके साथ जाता है ध्रुव स्वामिनी का रूप धर के। तो दोनों में, क्योंकि सकराज कभी ध्रुव स्वामिनी को तो देखा है नहीं, तो वो पहचान नहीं पाता है कि कौन ध्रुव स्वामिनी है। ये भी एक स्त्री का रूप धारण किए होते हैं, चंद्रगुप्त भी और ध्रुव स्वामिनी भी। दोनों, ध्रुव स्वामिनी तो स्त्री होती ही है, तो दोनों सेम ही लगते हैं और वो पहचान नहीं पाता है। उसके बाद क्या करता है, चंद्रगुप्त सकराज के शिविर में चला जाता है और वहाँ पर खंजर निकाल के सकराज को मार देता है। ओके, तो यही नाटक है इसका। वहीं पर कहता है कि मैं तुम्हारा काल हूँ। ओके, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, जयशंकर प्रसाद के नाटकों में किस नाट्य कला का समन्वय है, ये बताना है। 4 ऑप्शन है, उत्तर और दक्षिण नाट्य कला, बंगाली और मराठी नाट्य कला, पाश्चात्य और पौवार्त नाट्य कला, हिंदी और संस्कृत नाट्य कला। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, हिंदी और संस्कृत नाट्य कला। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद के नाट्यों में किस नाट्य कला का समन्वय है? हिंदी और संस्कृत नाट्य कला। ओके, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है। ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, अजातशत्रु। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है? अजातशत्रु। ओके, याद रखेंगे। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 22, ध्रुव स्वामिनी में यह कथन किसका है कि पुरुषों ने स्त्रियों को पशु संपत्ति समझकर इन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। 4 ऑप्शन है, कोमा, ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, चंपा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये बात उस समय की है जब रामगुप्त चंद्रगुप्त की पत्नी यानी ध्रुव स्वामिनी को अपना बना लेता है और उस पर काफ़ी अत्याचार करता है। नशे में उसको मारता भी है और सही से उसको रखता नहीं है। ओके, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 23, सकराज रामगुप्त से संधि के रूप में क्या उपहार मांगता है? 4 ऑप्शन है, चंद्रगुप्त की हत्या, रामगुप्त को बंदी बनाना, ध्रुव स्वामिनी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, सकराज ध्रुव स्वामिनी को मांगता है उपहार के रूप में। क्या मांगता है? ध्रुव स्वामिनी को। सकराज रामगुप्त के संधि के रूप में क्या उपहार मांगता है? ध्रुव स्वामिनी को। ये कहानी तब होता है जब सकराज क्या है कि रामगुप्त का पड़ोसी देश का राजा है। ओके, वो रामगुप्त को राज को जीत लेता है तो रामगुप्त को बंदी बना लेता है और उससे कहता है कि अगर हमसे संधि करना चाहते हो तो मुझे उपहार स्वरूप आप ध्रुव स्वामिनी को मुझे दे दो। ये देने को तैयार भी हो जाता है क्योंकि ये धूर्त राजा था, अयोग्य राजा था, तो ये देने को तैयार हो जाता है तुरंत बिना किसी संकोच के। ओके, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, ध्रुव स्वामिनी नाटक निम्नांकित प्रधान है। 4 ऑप्शन है, नायक प्रधान, नायिका प्रधान, खलनायक प्रधान या खलनायिका प्रधान। बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा नायिका प्रधान। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है नायिका प्रधान यानी ध्रुव स्वामिनी के ही ऊपर पूरी ये नाटक रचा गया है। ओके, तो बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 25, नेपथ्य का अर्थ है पर्दे के पीछे का भाग, पर्दे के आगे का भाग, मंच के नीचे का भाग, सजे हुए स्तंभ। देखिए नेपथ्य का अर्थ है पर्दे के पीछे का भाग, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र ध्रुव स्वामिनी में नहीं है?
कोमा सकराज खिंगल बादल। तो बताना है कौन सा पात्र ध्रुव स्वामिनी में नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी बादल। ओके, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और बहुत सारे इसमें पात्र हैं, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, मिहिरदेव, कोमा, ओके, सकराज। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 27। प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते। ध्यान से समझना, प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते। मैं तो समझती हूँ मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है। मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही जाला बुनता है। कथन का संदर्भ बताइए। 4 ऑप्शन है आपके सामने। जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त नाटक, जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी नाटक, जयशंकर प्रसाद जन्मेजय का नागी यज्ञ, उपेंद्र नाथ अस्क सूखी डाली। बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी नाटक। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी नाटक। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 28। जीवन विश्व की संपत्ति है। प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। कथन किसका है? ध्रुव स्वामिनी का, चंद्रगुप्त का, रामगुप्त का, सकराज का। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी चंद्रगुप्त का। ध्रुव स्वामिनी को समझाते हुए चंद्रगुप्त ने कहते हैं कि जीवन विश्व की संपत्ति है। प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक नहीं है। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 29। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुबड़ा, बौना, हिजड़ा का वार्तालाप किन बातों के संकेत हेतु प्रयुक्त हुआ है? तो बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला, रामगुप्त भी उन्हीं की तरह विकलांग एवं नपुंसक है। रामगुप्त वीर है। रामगुप्त स्त्री की रक्षा करना अपना धर्म समझता है। अपने राज्य की रक्षा हेतु कृत संकल्प है। तो बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। हम कई बार बता दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए रामगुप्त भी उन्हीं की तरह विकलांग एवं नपुंसक है। किसकी तरह? कुबड़ा, बौना, हिजड़ा। ओके, क्योंकि ये एक नियोग राजा था। ओके, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 30। नाटक में नांदी का संबंध किससे होता है? नायक से, नायिका से, विदूषक से, मंगलाचरण से। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी मंगलाचरण से। तो डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 31। तुम नल कुंवर की स्त्री हो, नहीं तो अपनी विजय का उपहार समझकर तुम्हारा अपहरण कर लेता। में रस है। बताना है कौन सा रस है। 4 ऑप्शन है। शांत रस, वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी हास्य रस। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित में प्रसाद युगीन नाटककार नहीं है। बताना है प्रसाद युगीन नाटककार कौन नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरि कृष्ण प्रेमी, अंबिका दत्त त्रिपाठी, धर्मवीर भारती। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी धर्मवीर भारती। ओके, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये प्रसाद युगीन नाटककार नहीं है, यानी प्रसाद के युग के नाटककार नहीं है। ओके, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 33। संकलन त्रय से तात्पर्य है काल, स्थान और कार्य की एकता। बी ऑप्शन है घटना, पात्र और भाषा की एकता। सी ऑप्शन है लेखक, पात्र और कथानक की एकता। डी ऑप्शन है बीज, बिंदु और पताका की एकता। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए काल, स्थान और कार्य की एकता। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
संकलन त्रय से तात्पर्य है काल, स्थान और कार्य की एकता। ओके, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन सी नाटक की कार्यावस्था नहीं है? बताना है प्रारंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, बिंदु। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, बिंदु। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी नाटक की कार्यावस्था नहीं है? बिंदु। तो डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, प्रसाद खाने वाला नहीं। ओके, जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित नाटकों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए, जन्मेजय का नाग यज्ञ, शत्रु, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त। बी, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। सी, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नाग यज्ञ, अजातशत्रु। डी, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ओके, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या 36, मैं तुम्हारी होकर रहूंगी, मैं तुम्हारी होकर रहूंगी कथन है किसका? ध्रुवस्वामिनी का, कोमा का, मंदाकिनी का, दासी का। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है करेक्ट ऑप्शन। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ध्रुवस्वामिनी, ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ये किसको कह रही हैं मैं तुम्हारी होकर रहूंगी? तो चंद्रगुप्त को। किसको? चंद्रगुप्त को। ओके, तो याद रखेंगे, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, रामगुप्त के चरित्र में कौन सी विशेषता नहीं है? यहाँ पर ध्यान देना कि कौन सी विशेषता नहीं है, ये बताना है। कौन सी है उसको तो सभी को पता होगा कि रामगुप्त के चरित्र में कौन सी विशेषता है, कौन नहीं है ये बताना है। क्लियू और लंपट, कायर और भीरू, बिलासी और स्वार्थी, स्वाभिमानी और वीर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, स्वाभिमानी और वीर। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये विशेषता उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, कोमा है, हम बता भी चुके हैं क्वेश्चन में, तो बताना है कोमा है। 4 ऑप्शन है, मिहिर देव की पोषिता पुत्री, सकराज की पत्नी, प्रेयसी, चंद्रगुप्त की सखी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मिहिर देव की पोषिता पुत्री, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 39, नाटक में सात्विकी, कौशिकी तथा आरमरी क्या है? नायक के गुण, कथा वस्तु के प्रकार, शैली या वृत्ति, नाटक के प्रकार। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शैली या वृत्ति। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, इसका पीडीएफ आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ आपको आंसर के साथ मिलेगा, विद आंसर। ओके, पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। प्रश्न संख्या 40, कोमा मनोराज्य में विचरण करने वाली कवि हृदय की प्रतिकृति नारी है, कथन है सत्य, असत्य, अर्धसत्य, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सत्य। कोमा मनोराज्य में विचरण करने वाली कवि हृदय की प्रतिकृत नारी है, ये कथन सत्य है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41, ध्रुवस्वामिनी नाटक का यह गीत, यह कसक अरे आंसू सह जा गाया गया है, या गाया है किसके द्वारा? ध्रुवस्वामिनी ने, कोमा ने, मंदाकिनी ने, मिहिर देव ने। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, मंदाकिनी ने। तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह कसक अरे आंसू सहजा, ये किसके द्वारा गाया गया है? मंदाकिनी के द्वारा। तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42,
संकलन त्रय में शामिल नहीं। स्थान की एकता, कार्य की एकता, उद्देश्य की एकता, समय की एकता बताना है। 42 नंबर क्वेश्चन है, संकलन त्रय में शामिल नहीं। ओके, तो 4 ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, उद्देश्य की एकता। तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या 43, नाटक के लिए सर्वाधिक आवश्यक है बताना है। नाटक के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। ए, रंगमंचीयता या अभिनेता, ये रंग है। ओके, सरल भाषा, संकलन त्रय, कथा वस्तु। राइट ऑप्शन हो जाएगा संकलन त्रय। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किसी भी नाटक के लिए सबसे अधिक आवश्यक है संकलन त्रय। ओके, आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, उपयुक्त सभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी को पता होगा। डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सभी नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं। ओके, तो डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45, अर्ध प्राकृतियों की संख्या है 5, 7, 6, 2। तो 4 ऑप्शन है, बताना है अर्ध प्राकृतियों की संख्या है। राइट ऑप्शन हो जाएगा 5। ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कितने? 5। ओके, आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 46, आप तो धर्म के नियामक हैं। आप तो धर्म के नियामक हैं। पंक्तियों में नियामक से आशय है नियम बनाने वाला, नियमित जीवन व्यतीत करने वाला, निर्णय करने वाला, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, नियम बनाने वाला। आप तो धर्म के नियामक हैं, यानी आप नियम बनाने वाले हैं। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में कौन सी अर्ध प्राकृतिक नहीं है बताना है। बीज, नियताप्ति, बिंदु, प्रकृति। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नियताप्ति। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 48, देवी, वह वल्लरी जो झरने के समीप पहाड़ी पर चढ़ गई है। पंक्ति में वल्लरी से तात्पर्य है लता, झाड़ी, मंजरी, छुप। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, लता। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वल्लरी से क्या तात्पर्य है? लता। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 49, सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीति छल छंद की धूल उड़ती है। कथन है किसका? रामगुप्त का, ध्रुवस्वामिनी का, चंद्रगुप्त का, मंदाकिनी का। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मंदाकिनी का। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सच है जब वीरता भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। ये कथन किसने कहा? मंदाकिनी। याद रखेंगे, डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 50, ध्रुवस्वामिनी नाटक में महादेवी संबोधन किसके लिए किया गया? कोमा, मंदाकिनी, तारा, ध्रुवस्वामिनी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ध्रुवस्वामिनी नाटक में महादेवी संबोधन किसके लिए किया गया? ध्रुवस्वामिनी के लिए। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगे ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। चैनल पर नए हो तो अभी फिर कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम में और अपने स्नातक में अच्छे मार्क आप ला सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।